मैं आप सभी को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सबको पता है ना कि ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक है, इसी में से सेम क्वेश्चंस आने हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? नीट की तैयारी कर रहे हो और नीट में ये सबको पता है, छोटे से लेके बड़े को, कि भाई नीट में जितने भी बायो के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे फुल टू फुल एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स होते हैं। कोई भी 2 स्टेटमेंट्स डायरेक्टली उठा के पूछ लेता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या पहला या दूसरा कौन-सा स्टेटमेंट सही है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या करें, मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी का ही रिवीजन करें। और मैं एनसीईआरटी की बुक इसलिए डायरेक्ट लेके आऊँ ताकि आपको ये डायरेक्ट फील मिले कि हाँ, उसे कैसे हमें टैकल आउट करना है या कैसे किसी चैप्टर्स को कवर अप करना है। तो आज मैं इसी के साथ सेकंड चैप्टर शुरुआत करने जा रहा हूँ। चैप्टर सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए, एक-एक वर्ड्स को, एक-एक शब्द को डिस्क्राइब करते हुए और मिनिमम टाइम कवरेज में आपको पूरा का पूरा क्लियर करवाने जा रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि एज़ वी नॉट आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली the myriads of flowers that we enjoy grazing at, the scents, the perfumes that we swan over, the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction। कह रहा है कि क्या हम इस बारे में लकी नहीं है कि भाई प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? भाई बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब हो गया उससे वेरिएशन आएगा। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं और वेरिएशन से ही एडेप्टेबिलिटी आती है किसी भी प्लांट या ह्यूमन बीइंग या किसी भी ऑर्गेनिज्म में। वेरिएशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एडेप्टेबिलिटी के लिए। किसमें? एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट जैसे कि हम लोग जानते हैं धीरे 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 चेंज होता रहता है। आप देखो पहले नॉर्मल टेम्परेचर्स रहते थे, अब टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं, बट फिर भी लोग अडेप्टेड है ना इसके लिए, कैसे भी कैसे करके अडेप्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे उनमें वेरिएशंस उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये किसके लिए होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशन के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ए सेक्सुअली होते तो उनमें कोई चेंज नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। तो ये हो गया। फिर द माइरिट्स ऑफ फ्लावर्स, जो हम फूल को देखते हैं और फिर उससे जो हमें परफ्यूम्स स्कैंट्स मिलते हैं या रिच कलर्स होते हैं उन सब के, वो सभी क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तरह से माध्यम, मीडियम का मतलब मीडियम की तरह यूजफुल होते हैं ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और ज़्यादा मतलब फेवर कर सके। फिर फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर केवल इसीलिए नहीं होता है कि केवल इसीलिए उसका एग्जिस्टेंस नहीं है कि बस हम अपने सेल्फिशनेस के लिए ही यूज करें। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि डायरेक्ट आप याद रखिए कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते ही करते हैं। इस बात में कभी भी आप परेशान मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या कुछ फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सारे करते हैं या कुछ नहीं करते हैं। तो इस बात को अच्छे से देखिए, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स shows an amazing range of adaptations to ensure formation of end products of sexual reproduction, the fruits and seed। अब ये हम देखते हैं कि इतनी सारी इन्फ्लोरेसेंस और फिर फ्लोरल बर्ड्स में डाइवर्सिटी क्यों होती है, मतलब तरह तरह के फ्लावर्स, तरह तरह के फूल्स होते हैं और ये जो हमें मतलब इतने अमेजिंग लगते हैं, इनकी एडेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। इन सब का क्या है? इन सब का मतलब केवल एक ही ओर इशारा करता है ताकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फ्रूट्स और सीड, उनका क्या महत्व होना चाहिए या वो कैसे होने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए, सारे कुछ इसी से रिलेटेड होते हैं। अब इस चैप्टर में हम उनके मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर्स और फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एंजियोस्पर्म्स में, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बहुत ही ज़्यादा आकर्षण भरा, मतलब आकर्षणपूर्ण कौन सा ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म्स का? फ्लावर। ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग का इनिमेट रिलेशनशिप रहा है बहुत पुराना से, बहुत पहले से, इमेमोरियल टाइप से, याद ही नहीं है कब से, लेकिन तब से, हमेशा से, बहुत पहले से ही बहुत पहले से ही उनका क्या रहा है, हम मतलब फ्लावर्स के साथ कनेक्शन रहा है। Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as a symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. Flowers कैसे हम लोग यूज़ करते हैं? एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, इन सब तरह से हम क्या करते हैं? फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। और इन्हीं के साथ साथ ह्यूमन्स की फीलिंग्स को भी यूज़ करने, मतलब एक्सप्रेस करने के लिए कई बार मतलब इनका सहारा लिया जाता है फ्लावर्स का। जैसे
रेड रोज हो गया जिसके बारे में सबको पता होगा इम्प्रेशन के लिए, और फिर उसके बाद में वाइट फ्लावर्स हो गए जैसे किसी की डेथ या वो उस पर मतलब शोक प्रकट करने के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए हम तरह तरह के या गिफ्ट बना के, ये सारी चीज़ें ग्रीफ हर देखो सबके लिए यूज़ किया जाता है। मेरा इंटेंशन केवल यही है कि आप एनसीईआरटी को मिनिमम मिनिमम 2 डिजिट में कवर अप करें। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके जो ये एक-एक स्टेटमेंट्स हैं, एक-एक स्टेटमेंट्स अच्छे से आपके माइंडसेट में सेट हो जाएँगे, और उससे क्या होगा कि जितना ही आप ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे उतना ही बेटर होगा। और फिर बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई 360 आउट ऑफ 360 अगर आप 2 क्वेश्चन भी गलत करके आ रहे हो बायो में, तो समझ लीजिए कि आपका वो निगेटिव पॉइंट है सबसे ज़्यादा। बायो में तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर अखिल आप सभी के साथ हूँ, और फिर आपको कोई भी अगर डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, बताइए, मैं उसका सॉल्व करूँगा, मैं उस चीज़ को बताऊँगा कि कैसे क्या आगे करना है, ठीक है? तो आइए हम कवर करते हैं। अब देखिए, लिस्ट एट एनी 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यूज कॉमनली कल्टीवेटेड, मतलब कोई ऑर्नामेंटल्स जैसे नाम बताओ, तो उसके लिए भी मैंने लिख रखा है। रोज, मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम, ऑर्किड, लिली, ये सारे हो गए इनके एग्जांपल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। देखिए, फ्लोरिकल्चर ये बहुत ही मतलब होमगार्ड, फाइंड द नेम ऑफ 5 प्लस 5 और मोर फ्लावर्स दैट यूज इन सोशल कल्चरल सेलिब्रेशन इन और फैमिली, वो वही था जिसके मैंने एग्जांपल्स बता दिए, लिली वगैरह ये सब। अब देखो, पूछा है कि क्या आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में पढ़ा है या सुना है या जानते हो? तो फ्लोरिकल्चर 3 मतलब सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि फ्लावर्स का पहले कल्टीवेशन होता है, फिर उसके बाद में उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, और फिर उसके बाद में उनकी मार्केटिंग, इन तीनों को मिला के पूरा फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और ये फ्लावर्स पे बेस्ड कल्चर ऑफ मतलब कल्चरिंग ये ऑफ फ्लावर्स इसका फ्लोरिकल्चर, और उसके अंदर क्या कहते हैं, ये 3 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। अब देखो, टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई यही मॉर्फोलॉजिकल भी है, यही एम्ब्रियोलॉजिकल, यहीं से एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन साइट भी यही है। अब क्लास 11th में हमने कई तरह फ्लावर्स के पार्ट्स तो देख लिए हैं, अब यहाँ पर हम उनके मतलब और पार्ट्स को डिटेल एनालिसिस करते हुए मतलब फर्टिलाइजेशन, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे, ठीक है। Much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। मतलब जब हम फूल को देखते हैं, असल डिसीजन वो पहले ही हो चुका था कि अब भाई फूल आना है उसमें। सेवरल हार्मोनल, और कैसे होता है ये हार्मोनल चेंजेस उसमें पहले से ही इनिशिएट हो जाते हैं, किसी भी पौधे में या किसी भी ट्री में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, जिससे ये डिसाइडेड हो जाता है कि हाँ अब कुछ दिन बाद इसमें फ्लावर आना ही आना है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फूलों का गुच्छा होता है, मतलब फूलों का अरेंजमेंट होता है, सेट ऑफ अरेंजमेंट। आपने 11th में पढ़ा होगा ना, रेसमोस साइमोस 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, उन सभी को अच्छे से मतलब एक एक्रोपेटल एक बेसिपेटल, तो वो सारी चीज़ वही इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस का बारे में और देखो, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोसियम एंड द गायनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप, ठीक। खास बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है एंड्रोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है गायनोसियम। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टेमेन और पिस्टिल एंड्रोसियम और गायनोसियम से कैसे डिफरेंट है। एंड्रोसियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव के किसी सिंगल पार्ट को, जैसे देखिए ये एंथर एक लगा है, ये एक एंथर है और ढेर सारे एंथर्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पूरा अगर सेट, जैसे यहाँ कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने कई सारे देखिए, मान लीजिए एक ये एंथर हो गया, एक ये एंथर हो गया, एक ये एंथर, एक ऐसे कई सारे एंथर्स निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसे क्या एंड्रोसियम कहेंगे। लेकिन वही सिंगल के बारे में बात करेंगे तो उसे कहेंगे स्टेमन है, या मतलब वो क्या कहते हैं हम, टिपिकल स्टेमन मतलब एक पार्ट है। तो स्टेमन में ये डिफरेंस है और फिर एंड्रोसियम में ये डिफरेंस है। वही गायनोसियम के बारे में देखा जाए, अगर सिंगल ओवेरी है, एक ओवेरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये फीमेल का एक मेन पार्ट है, मेन पार्ट मतलब पिस्टिल इसे कहेंगे। और वहीं अगर जैसे ढेर सारे मतलब ओवरीज या ओव्यूल्स हो गए, तो उसको क्या कहेंगे, ये गायनोसियम है। तो गायनोसियम क्या होता है, सेट होता है, और जबकि जो पिस्टिल हो गया वो क्या होता है, सिंगल होता है। तो ये चीज़, ये दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी उस टाइम बहुत ही शुरुआत है, मतलब मुझे नहीं पता, बहुत शुरुआती बात है, तब की मैं बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे जो याद आ रहे हैं, जहाँ मैं फंस रहा था, उन चीज़ों को पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आपको और भी कुछ ऐसे एडिशनल डाउट हो तो उनको बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं उनका तुरंत मतलब वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।
हालांकि इनको डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर आगे चलते हैं। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम गायनेसियम डिफरेंशिएट, मतलब यही जो होते हैं एंड्रोशियम गायनेसियम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप करते हैं। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ होल्स ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे कहा है ना होल्स ऑफ स्टेमन्स, एक नहीं कई सारे स्टेमन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। और वही रिप्रेजेंट क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और गायनोसियम जो क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। यानी कि ढेर सारे पिस्टिल को मिला के हम क्या कहेंगे, गायनेसियम कहेंगे। और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। अभी फिगर शो कर रहा है दो पार्ट को, एक स्टेमन का है, ये जो मेल पार्ट का सिंगल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का सिंगल जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ये टिपिकल स्टेमन है। ठीक, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, मतलब लॉन्ग सिलेंडर स्टेक कॉल्ड फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। ये क्या है, ये एंथर है, और ये क्या है पूरा पार्ट, ये फिलामेंट है। ठीक, तो एंथर और फिलामेंट को मिला के ही क्या बनता है, हमारा स्टेमन बनता है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। खास बात भाई, प्रॉक्सिमल एंड होता है जो किससे कनेक्ट हो सकता है, या तो पेटल से या तो थैलेमस से कनेक्टेड, ना कि डिस्टल, इससे भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर जो हो, तो भाई फ्लावर के अटैचमेंट साइड ये होता है, तो ये हो गया पास वाला, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल। और डिस्टल मतलब दूर। ठीक, तो ये थैलेमस से भी कनेक्टेड हो सकता है, या तो पेटल से भी, दोनों से कनेक्टेड हो सकता है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तरह तरह के स्पीसीज में हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेमन की लेंथ या अरेंजमेंट या हाइट देखने को मिलती है। If you were to collect a stamen each from 10 flowers and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation is seen in the nature. आप अगर कलेक्ट करते हैं, मतलब देखते हैं, चेक करते हैं कि मतलब सबके स्टेमेंस को निकाल के, मतलब 10 फूलों को लीजिए और उनके स्टेमेंस को अलग अलग करके एक जगह पे अरेंज करके देखिए, सभी 10 अलग अलग फ्लावर्स के, तो आपको वेरिएशन मिलेगा। केयरफुल ऑब्जर्वेशन of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. अगर उसका केयरफुल एग्जामिनेशन और फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इनकी रेंज, लेंथ में और वैरायटीज़ काफ़ी ज़्यादा ह्यूज, सबकी अलग अलग होती है। और उनके अटैचमेंट साइड भी, जैसे कोई थैलेमस से अटैच होगा तो कोई पेटल से। थैलेमस जानते हैं ना, नीचे बल्ड पार्ट होता है, ये पार्ट नीचे वाला थैलेमस होता है, और इससे भी अटैच हो सकता है ये, या तो ये पेटल से भी अटैच हो सकता है, वही चीज लिखा है। अब देखो, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग टू थीका। ये बात याद रखने वाली है। देखिए यहाँ से इसको डाइसेक्ट किया जाए तो एक ये पूरा लोब हो गया, एक ये लोब गया, या यहाँ पे देखिए बाई लोब दिया है, एक लोब ये, एक ये लोब ये। तो जो टिपिकल एंथर होता है, ऊपर वाला एंथर है, एंथर हमेशा बाई लोब, मतलब जनरली बाई लोब होता है, और हर एक लोब में 2 थीका होते हैं। देखो 1 2 1 2, इस लोब में 2 थीका, इस लोब में 2 थीका, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, डाइथीकस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डाइथीकस, ना कि टेट्राथीकस। क्यों? क्योंकि इसको एक लोब के अकॉर्डेंस में इसका नाम दिया गया है, ना कि दोनों लोब को। अगर दोनों लोब को ज्वाइन करके नाम दिया जाता तब हम कहते हैं टेट्राथीकस, लेकिन एक लोब के रिस्पेक्ट में ये डाइथीकस है। ठीक, और 2 लोब के रिस्पेक्ट में ये टेट्राथीकस हो गया, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में डाइथीकस ही वर्ड दिया है, तो डाइथीकस तक ही आप याद रखिएगा, टेट्राथीकस में कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भले हो सकता है, देखिए यहाँ पर लिखा है टेट्रागोनल, तो इसमें भी खास तरह से ध्यान दीजिएगा, ये डाइथीकस और ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। बीच में से ग्रुप्स, ये देखिए ग्रुप्स जा रहे हैं, इनको कहते हैं ग्रुप्स, ये ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप्स बीच में से जाते हैं जो थीका को, चारों थीका को सेपरेट करते हैं, मतलब पहचान में जिससे हमें आ जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर। चलिए अब हम देखते हैं उसके मतलब टिश्यूज के अरेंजमेंट्स को। द बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी in the transverse section of anther. The anther is four sided। देखो फोर साइडेड, 1 2 3 4, फोर साइडेड यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये वर्ड टर्म आ गया तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके बारे में बता दो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है। माइक्रोस्पोरेंजिया ये अंदर का देखिए 1 2 3 4, इस पार्ट को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। आप जानते होंगे, लेकिन पॉलन ग्रेन्स मैच्योरिटी के टाइम पे आते हैं,
पहले वो नहीं आते हैं। पहले क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, इसके बारे में मैं नीचे बताता रहूँगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया किसे कहते हैं, इसके एक सिंगल को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया कई गैप्स के लिए बोला जा रहा है, जिसके अंदर सैक, ये सैक्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और कई के लिए माइक्रोस्पोरेंजिया यूज किया जा रहा है टर्म। अगर सिंगल की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, वही मैच्योर होके बाद में क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन हो जाता है। याद हो गया। फिर से एक बार देखिए, ये जो पार्ट्स है, ये जो आपको मतलब थीका के अंदर का एकदम बाहर से लेयर्स है, 4 लेयर होती हैं, उसके अंदर का जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये कॉमनली मतलब प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड इसी का क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर होता है स्पोरोजेनस टिश्यू। और स्पोरोजेनस टिश्यू के मैच्योरिटी पे ही क्या उसे कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं उसके मतलब मियोसिस होने के बाद ही उसे मैच्योरिटी फॉर्म में तब हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। वो अभी धीरे धीरे मैं और एक्सप्लेन करता जाऊंगा और अच्छे से, ये तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। देखिए बताया भाई, हमने देखा ना, थीका हो गया तो टू इन, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, तो एक लोब के अंदर कितना हो गया, एक लोब के अंदर 2 थीका, तो हमेशा उसमें एक लोब में भी 2 हैं, ठीक। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। यही माइक्रोस्पोरेंजिया, देखो कहा गया ना, यही पॉलन सैक हो जाते हैं। पहले पहले तो माइक्रोस्पोरेंजिया टर्म रहता है, उसके बाद ये थोड़ा सा डेवलप करने पे ही पॉलन सैक्स कहलाते हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये मैच्योरिटी के टाइम का बात होती है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। बताया गया ना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ये जो सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक पार्ट ये वाला, ये इस एक पार्ट को हम चेक करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर उसका, इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन, ए टिपिकल ट्रांसवर्स मतलब ऐसे हमने ऐसे काटा है, इस हिसाब से ऐसे, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल ट्रांससेक्शन, मतलब ट्रांससेक्शन, और फिर ये हो गया कौन सा, ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। बाहर से देखने पे ये कैसा दिखता है, सर्कुलर दिखता है, और जनरली सराउंडेड होता है 4 लेयर से, जिसके नाम होते हैं एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। आपको ध्यान में रखना है कि ये आउटर टू इनर की ओर जा रहा है, तो इसीलिए जैसे सीक्वेंस लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पल भर में आप उसको पूरा बोल डालो, ऐसे याद होना चाहिए, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टेपेटम, काफी तेजी से। तो द आउटर 3 walls function as a protection and help in dehiscence of the anther or to release the pollen। बाहर के जो 3 लेयर्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, वो ब्रस्टिंग के काम आते हैं, ब्रस्ट होता है जिससे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। और जो सबसे इनर वाल है जिसका नाम है टेपेटम, वो क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को। देखिए यहाँ पे लिखा इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। सेल ऑफ द टेपेटम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म। बहुत ही जरूरी बात, जो अंदर वाली सबसे लेयर होती है उसे टेपेटम कहते हैं, और उसके जो सेल्स होते हैं वो डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म उसमें सबसे ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन ही तो देना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है पॉलन ग्रेन्स, ताकि मैच्योरिटी तक बहुत मतलब मैच्योर हो सके, अच्छे से डेवलप हो सके। और जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। यानी कि टेपेटम के बारे में 2 एनसीईआरटी ने खास बातें दी, 3 बातें दी हैं। पहली बात तो ये कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, दूसरी बात ये कि मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, और उसके बाद में इसका मेन फंक्शन क्या होता है टेपेटम का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और डेंस साइटोप्लाज्म। 3 फंक्शन हो गए ना, डेंस साइटोप्लाज्म, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और फिर मोर देन 1 न्यूक्लियस। अच्छा, इसके बारे में एडिशनल अगर देखें तो एडिशनल मैंने लिखा है कि टेपेटम पहले क्या सेक्रेट करता है, कैलेज एंजाइम को सेक्रेट करता है, ठीक है। और यही कैलेज एंजाइम क्या होता है, इसमें यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिससे कैलेज एंजाइम ही इसमें डिग्रेडेशन कराता है। किसमें, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, उन्हीं के डिग्रेडेशन के लिए कैलेज एंजाइम होता है। और डिग्रेडेशन करने के बाद उसी को न्यूट्रिशन पहले डिग्रेड करेगा, सबको अलग अलग करेगा। किसको, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक। और उन्हीं को वो डिग्रेड करता है कैलेज एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के मिडल में, सेंटर में ढेर सारे टिश्यूज होते हैं, कंपैक्टली अरेंज होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। मतलब ढेर सारे सेल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad।
क्या होता है कि स्पोरोजेनस टिश्यू जो हमने देखा ना, उसके अंदर सबसे बिगिनिंग का स्टेज है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, और उसी में मायोटिक डिविजन्स होते हैं। मायोटिक मतलब मियोसिस वाले, जिससे 1 से 4 बनते हैं, वैसे डिविजन्स होते हैं, जिससे फॉर्मेशन क्या होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड का। अब देखो, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, भाई डिवीजन होने के बाद फॉर्मेशन हो रहा है, मायोटिक डिवीजन होने के बाद टेट्राड बन रहे हैं। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू 2n रहते हैं, और उसके बाद में टेट्राड जो बनता है वो क्या हो जाता है, n हो जाता है। इस बात को फिर से देखिए, ये जो रहता है 2n रहता है, कौन, स्पोरोजिनस स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये चेंज होता है किसमें, n में हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1 से 4 बनते हैं ना, तो फिर मियोसिस होने के बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका ये फिगर आप देख लीजिए, फिगर अच्छे से देख लीजिए। आउटर वाला जो है एपिडर्मिस है, और फिर उसके बाद में इंडोथेसियम, फिर मिडल लेयर, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी में होता है डिवीजन। आप कहोगे सर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ से आ गया, अभी तो स्पोरोजेनस टिश्यू आपने बात किया। घबराइए मत, अभी इसका डाउट अच्छे से मैं क्लियर कर रहा हूँ, बस आप इसको ध्यान दीजिए। ये देखिए टेपेटम यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू, अंदर वाला वही पार्ट हो गया ना, ये स्पोरोजेनस टिश्यू। मैं फिर से चलिए इसको क्लियर कर देता हूँ। स्पोरोजिनस टिश्यू को ही हम क्या कहते हैं, कई नाम देते हैं। उसका नाम देते हैं पोटेंशियल पॉलन, या माइक्रोस्पोर मदर सेल, या एमएमसी, ठीक, या पीएमसी, ये सारे उसके नाम होते हैं। ठीक है, और इसी में क्या होता है, मियोसिस अकर होती है। तो ये फिगर को, डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एज द ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, वो जितने भी स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं उन सब में क्या होगा, डिवीजन होगा, और उन सब एक सेल के डिवीजन से 4 टेट्रा मतलब 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और उनका नाम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन, हर क्या है, कोई भी, जो भी, जितने भी हैं, सबको ईच को क्या नाम देंगे, पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छे से लिखा है ना, अभी मैंने बताया था। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। काफी अच्छी डिफिनेशन है, परफेक्टली ये डिफिनेशन आपको एकदम क्लियर कट याद होनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। तीन इसमें मेन पार्ट्स है, कौन कौन से, फॉर्मेशन का प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजन स्पोर से, किसमें, पॉलन मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स ऑफ 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब वही देखो, उसमें डिवीजन हुआ तो उसके बाद क्या फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो स्पोरोजेनस टिश्यू या पॉलन, पोटेंशियल पॉलन, या माइक्रोस्पोर मदर सेल, या पॉलन मदर सेल, ये सारे उसके नाम है, जिसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन होता है, और वही माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर धीरे धीरे डिहाइड्रेट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, और उसके बाद मैच्योरिटी पे जाने पे उनको क्या नाम दे देंगे हम, पॉलन ग्रेन्स। ध्यान रखिएगा, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं एक ही चीज, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेज पे अलग अलग नाम है। ये पॉलन ग्रेन हम तब कहते हैं जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाती है, या डेवलप कर रहा होता है, मतलब काफी मैक्सिमम डेवलपमेंटल स्टेज होता है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है वो इनिशियल स्टेज होता है। देखिए, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाता है और डिहाइड्रेट होता जाता है, माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। वो किसमें डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स में। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। कितने फॉर्मेशन होते हैं भाई, काफी ज्यादा, मिलियंस में भी, मिलियंस में उनका फॉर्मेशन होता है, और फिर वो डिहाइड्रेट होके, मतलब डिहाइसेंस होके, ब्रस्ट होके निकल जाते हैं। अब पॉलन ग्रेन के बारे में जानते हैं। तो पॉलन ग्रेन समझ गए ना, पॉलन ग्रेन क्या होता है भाई, स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू, या उसे पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे, और उसी में फिर उसके बाद में मियोसिस होगा, मियोसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, और वही माइक्रोस्पोर टेट्राड एट मैच्योरिटी जब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और फिर उसके बाद में डेवलप कर जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन्स कहेंगे। अब असल में पॉलन ग्रेन्स अभी मेन पार्ट नहीं है जो फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। कई बच्चे ये चीज को सोचते हैं कि पॉलन ग्रेन्स क्या है, पॉलन ग्रेन्स ही वो पार्ट है जो भाग लेंगे। भाई पॉलन ग्रेन तो एक है, मतलब ठीक है, इसे हम असल में क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं, लेकिन अभी इसमें से गैमेट्स निकलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पॉलन ग्रेन,
पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। ये पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन किसको कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट कौन होता है? पॉलन ग्रेन। अगर वहीं देखो हमने ब्रोयोफाइट, टेरिडोफाइट ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, कौन सा? थर्ड चैप्टर जो प्लांट वाला है, तो उसमें हमने ये देखा था कि भाई ब्रोयोफाइट, टेरिडोफाइट, उसमें 2 स्टेज होते हैं। कौन से? गैमेटोफाइटिक स्टेज और फिर उसके बाद में एक गैमेटोफाइट होता है, एक स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। तो वही यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट कौन है? पॉलन ग्रेन। और वहां पर मेल देखो ये सिंगल सेल्ड हो गया है, और जबकि वहां पे ब्रोयोफाइट, टेरिडोफाइट में हम क्या देख रहे थे? वो छोटा छोटा प्लांट का फॉर्मेशन, मतलब छोटा सा पार्ट होता था, टिश्यू का अरेंजमेंट हुआ करता था। लेकिन वहीं रिड्यूस होकर अब मेल गैमेटोफाइट किस में आ चुका है? पॉलन ग्रेन, सिंगल सेल में आ गया है। ठीक है। If you touch the open anther of hibiscus of any other flower, you will find deposition of yellowish powderish pollen grains on your fingers. आप अगर मतलब किसी भी हिबिस्कस, ओपन हिबिस्कस को टच करते हैं, मतलब गुड़हल का फूल हो या मतलब कोई भी फूल अगर आप टच करते हैं, तो उसमें आपका पीले पीले मतलब आपके हाथों पे कुछ छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स टच हो जाते हैं या लग जाते हैं। अब वही पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। उनको स्प्रिंकल कीजिए एक ड्रॉप वाटर, मतलब वाटर पे लेके, और ग्लास स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए क्या होता है। तो आप उसको देख के अमेज हो जाएंगे, उसके आर्टिस्ट मतलब उस अमेजिंग फील करेंगे, क्योंकि सभी जितने भी पॉलन ग्रेन्स आप अरेंज करेंगे, मतलब अलग अलग फ्लावर्स का, तो सबका पैटर्न, शेप, कलर, डिजाइन सब में अलग अलग होता है। तो चलिए पॉलन ग्रेन्स के अंदर और थोड़ा झांक कर देख लेते हैं। ठीक है। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. ये अच्छे से क्लियर, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ये वाला माइक्रोमीटर देखिए, ध्यान दीजिए माइक्रोमीटर क्या होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 25 से 50 लिखा है, ना कि 50 से 75, ना कि 75 से 100, ना कि 100 से 150। क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आपके टेस्ट में ये डेफिनेटली आता ही रहता है। इट इज ए प्रोमिनेंट 2 लेयर वाल। ये भी अच्छी बात है कि यहाँ 2 लेयर होता है, सभी को पता होता है, 8th 9th में भी जान जाते हैं हम लोग। द हार्ड आउटर लेयर एक्साइन होती है, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अब खास बात ये है, बहुत ज्यादा इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग 2 लेयर्स की बनी होती है, बाहर वाली स्पोरोपोलेनिन होती है, जो कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक भाई, ऑर्गेनिक पार्ट ये तो है, प्लांट ऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक कहाँ से आ जाएगा? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, किससे रेजिस्टेंट भाई? ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कालीज से रेजिस्टेंस मतलब रहता है, और साथ साथ हाई टेम्परेचर को भी सह सकता है। क्यों? ऐसी कैपेबिलिटी की क्या जरूरत है? ऐसी कैपेबिलिटी की इसलिए जरूरत है ताकि ये काफी लंबे समय तक स्टोर रह सके, या कहीं भी अनफेवरेबल कंडीशन होने पे अपने आप को सेव कर सके, और जब फेवरेबल कंडीशन आए तो वो ग्रो करके न्यू प्लांट के फॉर्म में, न्यू प्लांट नहीं मतलब जैसे भी हो वो स्टिग्मा पे जा सके। क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि भाई जैसे प्लांट मान लो पॉलन ग्रेन मेल वाले से निकल गया, उड़ के गया, अब उड़ रहा है तो कंडीशन फेवरेबल नहीं है। मान लो आसपास के खेतों में जो स्टिग्मा है, मतलब जो प्लांट फीमेल प्लांट है, उसकी रिसेप्टिविटी नहीं हुई है, मतलब वो मैच्योर नहीं हो गए, तो ये क्या करेंगे भाई? इनकी अगर वेएबिलिटी होगी 10 दिन की, 15 दिन की, ये मतलब जीने लायक होंगे, तो जिएंगे किसके भरोसे? स्पोरोपोलेनिन ही हेल्प करता है। और फिर जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा तो दोनों फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ते रहेंगे, यानी कि पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होने लगेगा। तो इसके सर्वाइबिलिटी के लिए स्पोरोपोलिन ऐसे स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है। अब देखिए खास बात ये है, नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। कोई भी अभी तक एंजाइम डेवलप नहीं हुआ है, मतलब डिस्कवर नहीं हुआ है। पॉलन ग्रेन एग्जाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जंप पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। जंप पोर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जंप पोर क्या होता है? वो पार्ट होता है पॉलन ग्रेन का, देखिए ये पॉलन ग्रेन देगा, इसके बाहर वाली कवरिंग जो होगी वो एक्साइन की होगी, फिर इंटाइन की होगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर साइटोप्लाज्म होगा। ठीक। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। जो जितने वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, हर एक एक वर्ड आपको पूरे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फिर से दिमाग पे जोड़ दो, मैंने क्या कहा। जितने वर्ड्स मैं बोला हूँ, या जितने वर्ड्स मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, अगर आपको 670, 80, 90 तक इतने मार्क्स चाहिए नीट में, तो ये तो श्योर है कि जितने वर्ड्स मेरे बोले जा रहे हैं वो सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, या पते होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है। आगे चलिए। पॉलन ग्रेन एक्साइन जंप पोर वही होता है, एक पार्ट होता है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। एब्सेंट क्यों होता है? ताकि यहाँ से एयर या मॉइस्चर जो भी मतलब न्यूट्रिशन या जो मतलब सर्वाइबिलिटी के लिए नेसेसरी है वो प्रोवाइड किया जा सके, अंदर चले जाए। भाई बाहर का इतना हाउ आउटर कवरिंग हो जाएगा पूरा, तो फिर वो अंदर से सर्वाइव कैसे करेगा भाई?
रहना भी तो चाहिए, जीने के लिए कहीं ना कहीं से तो पोर होना चाहिए, तो वही जर्म पोर होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये तो सीधी सी बात है भाई, फॉसिल्स के रूप में क्यों रहेगा, स्पोरोपोलेनिन होने की वजह से। तो भूलिएगा मत, इसमें भी कई चीजें कर देगा कि ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू स्मॉल स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस दे देंगे जिसमें स्पोरोपोलेनिन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। द एक्साइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन, नॉट इंटाइन, एक्साइन, ठीक। एक्साइन में क्या होता है, एक आकर्षण भरा पैटर्न्स और फिर उसके बाद में डिजाइन्स उसमें देखने को मिलते हैं। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शो बी हार्ड, भाई ये हार्ड क्यों रहता है, इसके बारे में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का फंक्शन क्या है, जर्म पोर का फंक्शन मैंने बता ही दिया। हार्ड क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये हार्ड होता है। और जर्म पोर का मेन रीजन होता है एयर और मॉइस्चर के लिए, ताकि एयर और मॉइस्चर अंदर आ सके। द इनर वॉल ऑफ द, इनर वॉल किसका बना होता है, इंटाइन, इंटाइन का नाम उसका इंटाइन होता है, और ये बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन। देखो आउटर लेयर जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि उसमें जर्म पोर पाया जाता है, लेकिन जो इंटाइन होता है वो पूरा कंटिन्यूअस लेवर होता है, और फिर किसका, सेलुलोज और पैक्टिन का। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन, जो साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी ध्यान रखिएगा कि मतलब पहले एक्साइन होगा, फिर इंटाइन होगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म आएगा। ध्यान दिया, ये भी क्वेश्चन बनता है, सीधे सीधे बनता है, आपके टेस्ट में जरूर मिलेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बाहर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इंटाइन, इंटाइन के बाहर एक्साइन, ठीक। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells। अब देखो pollen grain अंदर झाँक रहे हैं उसके, उसमें क्या होता है, 2 सेल होते हैं, कौन से, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं, ठीक है, जब मैच्योर फॉर्म में होता है। वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, जिसके पास एबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होते हैं, और ये लार्ज इरेगुलरली शेप्ड इसका न्यूक्लियस होता है। कैसा भाई, सेल भी बड़ा होता है वेजिटेटिव सेल, तो इसका न्यूक्लियस भी बड़ा होता है और इरेगुलरली होता है, ठीक है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। भाई जब छोटा है तो फिर वेजिटेटिव सेल में ही तो रहेगा, तो ये वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता रहता है। अच्छा, खास बात ये है कि वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है, वहीं जो जनरेटिव सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप का होता है। देखिए, इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्या पूरा सेल भी कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर जनरेटिव सेल है ना, वो स्पिंडल शेप में बना हुआ है, ठीक है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेलेड स्टेज। भाई ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल जब फॉर्मेशन हो जाता है तब क्या होता है, पॉलन ग्रेन शेड कर जाता है, मतलब प्लांट से डिटैच हो जाता है, ठीक है, डिहाइसेंस हो जाता है, और या कह सकते हैं ब्रस्ट होकर निकल जाता है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू मेल गैमेट्स। अब ये मेल गैमेट देखिए अब फॉर्मेशन होता है, और यही मेल गैमेट जाके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक। तो 3 सेलेड स्टेज में भी ये 3 सेल का हो गया ना, एक वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल डिवाइड कर गया 2 फॉर्म में। तो कुछ ऐसे भी स्पीसीज रहते हैं कि कुछ क्या 60% ऐसे रहेंगे जो 2 सेलेड स्टेज में ही वो डिहाइसेंस कर जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स उनके गिर जाएंगे, और बाकी बचे जो होते हैं उनमें क्या होता है, माइटोटिकली जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट्स के फॉर्म में आ जाता है, तो टोटल सेल कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, और तब वो मतलब डिहाइसेंस करता है या डिटैच होता है, ठीक है। अब देखिए, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज काज एलर्जीज एंड ब्रोंकियल infections या applications in some people often leading to chronic respiratory disorder not acute। ध्यान दीजिएगा, acute मतलब छोटी अवधि के लिए, chronic मतलब बड़ी अवधि के लिए। तो क्या कर सकते हैं, एलर्जीज कर सकते हैं, और ब्रांकियल एप्लीकेशंस या ब्रांकियल इन्फेक्शंस काज कर सकते हैं, कौन, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। जैसे डिसऑर्डर्स कौन कौन से, 2 लिखे हैं, दोनों याद होने चाहिए, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है। मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम, जिसे क्या, जिसका कॉमन नेम क्या है, कैरेट ग्रास है, पार्थेनियम का कॉमन नेम कैरेट ग्रास, या कैरेट ग्रास का दूसरा नाम पार्थेनियम, ठीक है, जो इंडिया में आया था वीट के साथ साथ आया था, वीट के साथ आपने देखा ही होगा यार, वही होता है, ठीक है। हैज बिकम यूबिक्वेटस इन अकरेंस एंड काजेस पॉलन एलर्जी। ये क्या करता है, पॉलन एलर्जी कॉज करता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखिए, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक। इट हैज बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टैबलेट्स एज ए फूड सप्लीमेंट इन वेस्टर्न। भाई ये आजकल का प्रचलन हो गया है कि इसको फूड के तौर पे भी लिया जाए एडिशनल। वेस्टर्न कंट्रीज में
क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, और किसके किसके फॉर्म में, टैबलेट्स का फॉर्म में, जैसे यहाँ पे एक दिया, और फिर सिरप्स के भी फॉर्म में इनका फॉर्मेशन होता है, मतलब फॉर्मेशन बनाया जाता है और फिर मार्केटिंग की जाती है। और ज़्यादा कई मैक्सिमम एथलीट्स और रेस हॉर्सेस इनका यूज़ करते हैं। रेस हॉर्स यूज़ क्या करेंगे, एथलीट्स यूज़ करते हैं, रेस हॉर्सेस को दिया जाता है किसके लिए, मतलब ताकि इनकी मतलब परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, क्योंकि न्यूट्रिटिव होते हैं ना ये, तो इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है। फिर when once they are shed, कौन, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। भाई फर्टिलाइजेशन अगर उन्हें करना है तो pollen grain जब मेल मतलब पार्ट से या स्टेमेन से डिटैच हो गया तो उसे स्टिग्मा पे रीच करना ही करना है, ठीक। हाउ डू यू थिंक दैट pollen grains retain viability मतलब उनकी अवधि कितनी है, मतलब कब तक वो अगर स्टिग्मा पे चले जाते हैं, वो स्टिग्मा से पिस्टिल पे चले जाते हैं, तो फिर वो कब तक पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कर सकते हैं, वो वेबिलिटी हो जाती है। द पीरियड फॉर विच grains remain viable is highly variable and to some extent depends on prevailing temperature and humidity। ज़्यादातर किस पे डिपेंड करता है viability, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। जैसे इन सम सीरियल सच एज राइस, व्हीट, पॉलन ग्रेन्स लूज वेबिलिटी 30 मिनट, यानी कि ध्यान रखिएगा ये सीड की बात नहीं हो रही है जो आप कहोगे कि साल साल भर स्टोर रखते हैं, सीड नहीं भैया, पॉलन ग्रेन्स की बात है। तो पॉलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा मतलब पिस्टिल पार्ट पे, जिसमें स्टिग्मा पे, और फिर स्टिग्मा स्टाइल से तब डेवलप करेगा, वो होता है, ठीक है। इसको कंफ्यूजन में मत रखना, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो व्हीट राइस की वेबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट्स में उन्हें लैंड कर जाना है किसमें, स्टिग्मा पे, ठीक है। और कुछ फैमिली मेंबर जैसे रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी ये मंथ तक की वेबिलिटी को मतलब मेंटेन कर सकते हैं, मंथ तक इनको स्टोर किया जा सकता है और फिर स्टिग्मा पे लाया जा सकता है। यू मे हैव हियर्ड ऑफ स्टोरिंग semen spawns of many animals including humans for artificial insemination is possible to store pollen grains of large number of species for year liquid nitrogen 196 degrees Celsius। Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding program। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में मतलब काफ़ी ज़्यादा कई होता है कि मतलब पॉलन ग्रेन्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। उससे क्या होता है कि इनकी वेबिलिटी मेंटेन रह जाती है, और जब हमें आवश्यकता अनुसार अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए किसी प्लांट्स को लेके हमें एग्जामाइन कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए अगर पॉलन की नीड हुआ तो फिर हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अब पिस्टिल के बारे में बात करते हैं, जिसे मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए, पिस्टिल को ही मेगा स्पोरेंजियम मतलब पिस्टिल हो गया एक अलग पार्ट, और फिर उसके बाद मेगा स्पोरेंजियम को ही क्या कहते हैं, ओव्यूल, ध्यान दीजिएगा। और एम्ब्रियो सैक के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो पहली बात तो ये मैंने बता दिया, गायनोसियम में मतलब रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। इसमें क्या होता है, ढेर सारे पिस्टल्स को ही क्या कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं। अब पिस्टल सिंगल भी हो सकता है, तब हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी, और अगर ढेर सारे पिस्टल हुए तो उसे मल्टीकार्पेलरी कहेंगे। फिर उसके बाद में अगर पिस्टल वो एक दूसरे में फ्यूज हुए तो उसे कहेंगे सिंकार्पस, और अगर वो फ्यूज नहीं हुए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस, ठीक है। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, हम जितने भी पिस्टिल होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सभी को पता है, और फिर उसके बाद में स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, और वहीं पे स्टाइल लंबा पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे ओवरी जो बेसल पार्ट होता है, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होता है जिसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है, और ओव्यूल ओवरी से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, ठीक। इस साइड आते हैं, देखिए ये थोड़ा सा डायग्राम आपको दिया है, देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, और फिर उसके बाद में ओवरी, थैलेमस, सारे पार्ट दिए हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो पेपेवर है, और उसके बाद में अगर मतलब या पेपेवर जो है वो मल्टीकार्परी सिंकार्पस, मल्टीकार्परी मतलब एक से ज़्यादा इसमें कार्पस हैं, और सिंकार्पस मतलब सभी के सभी जो कार्पस हैं वो फ्यूज हैं। कार्पस मतलब पिस्टल्स, या पिस्टल्स कैसे फ्यूज हैं, ठीक है, मल्टीकार्परी। और यहाँ पर मिचेलिया है, इसका क्या होता है, मल्टीकार्परी एपोकार्पस होता है। तो एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ठीक। आगे आते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, इधर से अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिया होता है, और वो किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से ओवरी, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी मे बी 1 व्हीट पैडी मैंगो। एग्जाम्पल याद करिएगा, व्हीट पैडी मैंगो में ओव्यूल कितने होते हैं, 1 होते हैं व्हीट पैडी मैंगो में, और मेगास्पोरेंजिया कितने होंगे,
वो भी तो वन होंगे। मेगा स्पोरेंजिया को ही तो क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ध्यान रखना। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन, तो वीट पैडी मैंगो में 1, और पपाया वाटरमेलन और ऑर्किड में 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, अच्छे से याद होने चाहिए बिना किसी हिचक के कि चलो ठीक है बाद में आ जाएंगे, या मुझे ऐसे ऐसे हाँ थोड़ा देख लिया तो याद होना चाहिए, नहीं। आप सोए रहो, 2 दिन बाद ध्यान करो कि कौन से वो 3 एग्जांपल्स थे, तो अच्छे से आपको याद होने चाहिए, याद आ जाए तुरंत, ऐसे याद रखना है, ठीक है। देखिए मैंने गलतियां भी कुछ की थी, और इन्हीं को मैंने 2 साल रगड़ के मतलब देखा था, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था, चेक किया था, तो फिर इसीलिए इन सब चीज़ों को मैं एडवांस में ही आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप वैसी गलतियां ना करें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के बारे में। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ स्टाक कॉल्ड फनिकल, ठीक। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। खास बात यह है कि ओव्यूल और ओवेरी प्लेसेंटा से अटैच होते हैं, और प्लेसेंटा में एक फनिकल जो होता है स्टाक का काम करता है, जहां पर अटैचमेंट साइट होता है किसका, ओव्यूल का, उसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो हाइलम रिप्रेजेंट करता है क्या, जंक्शन ओव्यूल के बीच का और फनिकल के बीच का, ठीक है। जैसे देखिए ये हो गया अगर ओव्यूल, तो इस पॉइंट को यहां से फनिकल निकला हुआ है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, हमारा हो गया हाइलम, और ये फनिकल हो गया, जिससे ये डेवलप हो गया प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा यानी कि प्लेसेंटा अटैच होता है ओवरी से, ठीक है। कहाँ थे हाँ, थस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फनिकल, ठीक है भाई। फनिकल ये हो गया, ओव्यूल ये हो गया, तो हाइलम ही तो जंक्शन हो गया। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव इनवेलोप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट। अब इसके बाहर क्या होते हैं, ओव्यूल्स के बाहर क्या होते हैं, इंटेगुमेंट्स होते हैं, कवरिंग्स होती हैं बाहर। जैसे ये देखिए, ये अंदर साइड, ये जो ऊपर निकला हुआ दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे हम, इंटेगुमेंट्स कहेंगे। एक मिनट, ये जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं इनको क्या कहेंगे हम, इंटेगुमेंट्स कहेंगे। 1 2 हो गया, ठीक है। तो इन्हें हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं, और उनके बीच में जो सेल्स देखिए, सेल्स भरे हुए हैं, इन्हें न्यूसेलस कहते हैं, ठीक। इंटेगुमेंट्स इनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। देखिए पूरा इंसर्कल किया गया है यहाँ से, बट एक ये पोर्शन जो है इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। बेसल पार्ट को चलाजा कहते हैं, ध्यान देना, बेसल पार्ट चलाजा होता है। अपर साइड ओपनिंग पार्ट को माइक्रोपाइल कहते हैं, जहां पर इंटेगुमेंट्स कवर नहीं करते हैं। इंटेगुमेंट्स के बीच में 2 से 3 इंटेगुमेंट्स के बीच में न्यूसेलस होते हैं, और न्यूसेलस न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होते हैं। Included within the integuments is a mass of cells called the nucellus। बताया ना अभी, cells of nucellus have abundant reserve food material। उन्हीं के अंदर food material stored होते हैं। Located in the nucellus in the embryo sac और female gametophyte। embryo sac को ही female gametophyte कहते हैं। male gametophyte pollen grain, याद रखिएगा। ये क्या हो गया, ये बीच वाला, इसी को हम embryo sac या female gametophyte कहेंगे। और फिर उसके बाद में an ovule generally has a single embryo sac formed from the megaspore। तो ये एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन किससे होता है, मेगा स्पोर से बनता है, और फिर कैसे होते हैं, जनरली सिंगल ही होते हैं। अब पता लगाएंगे कि मेगा स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। मेगा स्पोर फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। अभी क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया, सर ने एक्सप्लेन भी नहीं किया, चलिए देखते हैं, बताते हैं। होता क्या है कि ओव्यूल जो रहता है वो डिफ्रेंशिएट करेगा, डिफ्रेंशिएट मतलब मैच्योर होगा, और वही ओव्यूल मैच्योर होने पे उसका हम दूसरा नाम दे देते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओव्यूल को ही क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल, MMC, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। और यहाँ पर मैंने MMC बोला था, तो इसका मतलब ये नहीं कि MMC ये दोनों मिल गया, वो तो मैंने बता दिया। मेन MMC इसके लिए यूज होगा, यहाँ इसको हम PMC ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है। इस साइड कहाँ, मतलब जब हम मेल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बोला था ना पॉलन मदर सेल, जिसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, तो वो PMC हो गया, ये MMC हो गया। हालांकि उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, इसको मेगा स्पोर मदर सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ओव्यूल्स को मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं, जिसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। वहां पर क्या हो रहा था, मेल वाले में माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोटेंशियल पॉलन, ये नाम थे उनके, और उसमें या स्पोरोजेनस टिश्यू, 3 नाम थे, स्पोरोजेनस टिश्यू, और उसके बाद में पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन तीनों में क्या होता था,
मियोसिस होती थी और मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते थे और वो टेट्राड डेवलप कर जाते थे मैच्योर फॉर्म में, उनको हम क्या कहते थे, पॉलन ग्रेन, ध्यान रखिएगा, और या मतलब माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन उनके मैच्योर फॉर्म को। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया इधर फीमेल वाले पार्ट पे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कवर अप करेंगे, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से, पॉलिनेशन 1 घंटे तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हाफ 1 घंटे और लगेंगे, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इट इज द लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक, द एमएमसी अंडरगो मायोटिक डिवीजन। ये किसके बारे में, एमएमसी के बारे में बात हो रही है भाई। एमएमसी मतलब ओव्यूल, ओवरी, ओव्यूल के बारे में बात हो रही है, ओवरी नहीं, ओव्यूल। ठीक है, और इसी में क्या होता है, मायोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे क्या होता है, मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है। अब खास बात ये है, वहां पर जो स्पोरोजेनस टिश्यू में जब मियोसिस हो रहा था तो फिर 4 पॉलन ग्रेन्स का मतलब फॉर्मेशन हो रहा था असल में, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, इसीलिए ह्यूज नंबर में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता था। बट यहाँ पर क्या होता है कि हर एक एमएमसी से, हर एक एमएमसी से 4 मेगास्पोर तो बनेंगे, लेकिन उसमें से क्या होगा, 3 डिग्रेड कर जाएंगे, केवल एक ही फंक्शनल रह जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बार मियोसिस से एक ही मेगास्पोर बनेगा, जबकि वहां पर मेल वाले में एक बार मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, बनते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक को ही क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। इन द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजनरेट। अभी बताया ना मैंने कि मतलब उसमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं और फिर एक ही फंक्शनल हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर ओनली 1। ठीक है, और वही क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि मेगास्पोर ही डेवलप करके किस में आता है, फीमेल गैमेटोफाइट, और उसी का दूसरा नाम क्या होता है, एम्ब्रियोसैक। ठीक, और इस मेथड को, एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। भाई एक ही जब बनता है तो उसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, सबकी प्लॉइडी देखो चेक करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि न्यू सेलस का क्या होता है। न्यू सेलस में भाई डिवीजन थोड़ी ना हुआ है, न्यू सेलस में ही तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, और डिफ्रेंशिएशन होगा भाई वो न्यू सेलस के ही सेल्स तो रहते हैं ओव्यूल के, जिसमें डिफ्रेंशिएशन होने के बाद एमएमसी फॉर्मेशन होता है, तो ये 2n रहता है। फिर उसके बाद में एमएमसी लिखा है, एमएमसी भी भाई 2n रहता है, इसमें ही मियोसिस होता है, जिससे फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्मेशन होते हैं, जिसका प्लॉइडी n हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया, मियोसिस हो गया। इसमें मियोसिस होने के बाद ये बनेगा फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक, और कितने बनते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर एक ही रहेगा, लेकिन मेगास्पोर 4 बनते हैं, जिसमें से एक ही फंक्शनल रहेगा। ठीक है, और फिर मेगास्पोर के बाद फीमेल गैमेटोफाइट भी उसी का नाम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन तो हो गया, एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। अब मेगास्पोर जो फॉर्मेशन हो गया है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई डिवाइड कर जाएगा, जो अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएंगे, और 2 न्यूक्लियस एक मतलब मेगास्पोर में रहेंगे, और उसी मेगास्पोर को अब हम क्या नाम देना शुरू करेंगे, एम्ब्रियो सैक के नाम से बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा भी गया है, 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स। तो टोटल कितने हो गए, एक अभी यहाँ पे हुआ और 2 और माइटोटिक डिविजन्स हुए, टोटल 3 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, जिससे एट लास्ट रिजल्ट जो निकलता है वो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेलेड, ये कहा जाता है ना, देखो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज वही फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हुआ क्या, पहली बार जब माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हुए, दोनों ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, फिर उनमें भी फर्दर उनमें क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक, जिससे 4 न्यूक्लिएटेड, फिर उसके बाद में 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगा। इसमें नोट डाउन करने वाली ये बात रहती है कि ये सभी जितने भी डिविजन्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं, मतलब उसमें सेल वाल घिरा नहीं रहता है। और इसमें से देखा जाए तो फिर उसके बाद में मतलब फॉर्मेशन होगा, जिसमें क्या होता है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गए, सेल वाल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। वही जब सारे डिविजन्स हो गए तो फिर उसमें हम एम्ब्रियो सैक बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। भाई ऑब्जर्व कर चलो, ठीक है, 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वाल्स। बात तो सही है भाई, सिनर्जिड्स होते हैं और एग होता है, जैसे इस कोने पे देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 सिनर्जिड हो गया, पीछे एक एग हो गया, ये सभी क्या होते हैं, सेल से घिरे होते हैं। यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, वो भी कैसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो घिरा हुआ है पोलर न्यूक्लियाई, इसके अंदर 2 होते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या गया, 6 of 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई में से 6 ऐसे होते हैं जो सराउंडेड होते हैं सेल वाल से। ठीक है, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जिसे क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। इसे हम क्या कहते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल भी कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई को, इसी के अंदर
2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 cells are grouped together to the micropylar end and constitute the egg apparatus। भाई ये पूरा मिला के क्या हो गया, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल को मिला के क्या कहते हैं, एग apparatus। यहीं से फिलीफॉर्म apparatus भी निकलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी आके आएगा। The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell। मैंने बता दिया, the synergids have special cellular thicknings at the माइक्रोपाइलर टिप कार्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। देखो यहाँ पे थिकनिंग होती है जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस करते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है गाइड करने का। किसको, पॉलन ट्यूब जब आता है यहाँ से आएगा तो पॉलन ट्यूब को ये गाइड करता है। देखो आगे लिखा होगा, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। दीज सेल्स आर एट द चलाजल एंड एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल। ये जो होता है एंटीपोडल्स जो होते हैं वो चलाजा साइड, चलाजा मतलब बेस के साइड में होता है, ठीक है। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। thus a typical angiosperm embryo sac at maturity तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा है। मैच्योरिटी पे क्या होता है, एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। अब 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड देखो दिखा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए। और सेल कितने हुए, ये दोनों एक ही सेल माने जाते हैं ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्री न्यूक्लियर्स होता है, मतलब सेल वाल से सराउंडेड नहीं होते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है भाई, सभी को पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो पॉलिनेशन क्या होता है, स्टेमन से पिस्टिल पे ट्रांसफर होना किसका, पॉलन ग्रेन्स का, वही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब बात इसमें ये है कि जो दोनों टाइप के जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो नॉन मोटाइल होने के कारण इनको मतलब इनको मिलने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ी। अब एक्सटर्नल एजेंट वही जो होते हैं उन्हें पॉलिनेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन के बारे में आप बचपन से पढ़ने तैयार होंगे। हालांकि इसके क्लासिफिकेशन की ओर थोड़ा गौर करने वाली बात है, मतलब कितनी तरह के पॉलिनेशन होते हैं। अब इनका पॉलिनेशंस असल में 3 तरह से मतलब काइंड्स उनके बताए गए हैं, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और फिर जेटेनोगेमी और फिर उसके बाद में जीनोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी, गैटेनोगेमी और फिर जीनोगेमी। बहुत लोग गिटेनोगेमी कहते हैं, बहुत लोग जीनोगेमी कहते हैं, गैटेनोगेमी कहते हैं। Depending on the source of pollen, pollination can be divided into 3 types. ऑटोगेमी, बाकी देखिए बाकी जो भी डिस्क्राइब करना है वो नेक्स्ट, ये थोड़ा लेक्चर बड़ा ना हो जाए इसलिए अब बाकी और 1 घंटे लगेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी मतलब जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरा यही मोटो है, यही मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लगातार नहीं सही, अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप कंटिन्यू, मैं लेक्चर्स को ऐसे प्रोवाइड करता जाऊंगा। आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप इसमें वीडियो देखिए आराम से, और वीडियो देखते देखते रिवाइज करते चले जाइए। ये इसीलिए मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक लेके आया हूँ भाई। एनसीईआरटी की बुक से क्या होगा, आपको वो चीज़ फील आएगा कि हाँ हमें करना कैसे है या पढ़ना कैसे है। पर डे आप एक चैप्टर कैसे भी करके एनसीईआरटी की क्लियर करने का सोचो। क्लियर करना मतलब जैसे आज हमने एक चैप्टर तो उड़ाना ही उड़ाना है, तो जब पहली बार आप पढ़ोगे, मतलब शुरुआती दौर है तो वो तो 3-4 दिन चला जाएगा, लेकिन जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे दोबारा तिबारा में तो भाई 3 घंटे वो जाएगा, फिर अगले दिन 2 घंटे में जाएगा, और अगले दिन 1 घंटे में चला जाएगा। फिर आपको पूरे रिवाइज करने में मैक्सिमम 40 से 30 मिनट ही लगेंगे और पूरा रिवाइज करना। खास बात तो मैं एक बात बताता हूँ कि इनके लिए शॉर्ट्स नोट्स क्या बनाना, शॉर्ट्स नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बेफिक्र होकर बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। आप सच में आप भी यही काम कीजिएगा, एनसीईआरटी को लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय जो भी आपको एडिशनल लगे कि हाँ ये बाहर से है, कुछ नहीं करना है, केवल उसी क्वेश्चंस को ही यहाँ पे लिखना है। आप जो पहले मोटी मोटी मतलब बुक्स आती हैं या कई लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई ये ले लो वो ले लो, यहाँ का मॉड्यूल, ठीक है मॉड्यूल आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसको क्लियर करो अच्छे से, एक एक लाइन याद होनी चाहिए। 1-2 बार मॉड्यूल पढ़ के उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें लिख लीजिए। और मैं तो कहूँगा क्वेश्चन के थ्रू जाइए, क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन में जो चीज़ नहीं है उसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर उसको चेक कीजिएगा कि इसमें है कि नहीं, क्योंकि असल में कई बार आपने इसमें गलती भी की होंगी, और फिर वही चीज़ फिर आप बगल में कॉर्नर में लिख देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते जाइए। यही इंप्रूवमेंट का सबसे बेस्ट और फिर सबसे ईजी और फिर शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट मतलब आपको ज़्यादा नहीं परेशान होना पड़ेगा। वरना ज़्यादा परेशान होने का मतलब, अगर आप मॉड्यूल कोई मोटा सा उठा लेते हो
एलन वगैरह कभी मतलब उसके एनिमल किंगडम्स वगैरह देखो तो कितना ज़्यादा ह्यूज मतलब दे दिया है। तो ऐसे नहीं करना है भाई, हमें एनसीईआरटी के थ्रू ही चलना है। अब देखिए कैसे पेपर्स आ रहे हैं, पूरे पूरे एनसीईआरटी कवरेज आ रहे हैं। अगर बाई चांस फ्यूचर में कभी चेंज होता है या मतलब कोई दूसरी एजेंसी आती है तो हो सकता है पेपर थोड़ा टफ हो, और तब भी एनसीईआरटी से ही रहना है, ये तो श्योर है। तो इसलिए निश्चिंत हो जाइए। थैंक यू वेरी मच, और जो भी डाउट्स होंगे वो बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू पर डे एक एक मैं भी डालता रहूँ, और फिर क्लियर आपके साथ साथ रहूँगा। साथ में अब कल से मैं क्वेश्चंस को भी बीच बीच में लाके दिखाता रहूँगा, देखिए ये क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि हाँ ये असल में जितने क्वेश्चंस आते हैं नीट के बेसिस पे, वो किस पे आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, ठीक है, सी यू, बाय।